आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान और जागरूक रहें। हमारी भी लगातार ये कोशिश रही है कि हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपके काम आए। साथ ही कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार सभी जरूरी कदम भी उठा रही है। देश की जनता के सक्रिय सहयोग से देश में वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने में हम सक्षम हो पाए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर दी जा रही जानकारी और सलाह को अगर हम और आप सावधानी और सही तरीके से पालन करें तो वायरस के प्रसार को जरूर रोका जा सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 से जुड़े ताजा अपडेट की। और ये अपडेट ये है कि आज यानी कि 16 मई 2020 तक पूरे देश में कुल जो एक्टिव मामले, जो सक्रिय मामले हैं, वो 53,035 हो गए हैं। साथ ही उपचार के बाद जो ठीक हुए मामलों की बात करें तो ये अब 30,152 हो गए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब तक 2,752 है। और क्या कुछ है हेडलाइंस देश से जुड़ी हुई, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। वित्त मंत्री ने आर्थिक राहत पैकेज के तहत चौथी किस्त में की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोयला, खनिज, रक्षा, हवाई क्षेत्र, बिजली और परमाणु ऊर्जा सहित कुल 8 प्रमुख क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों पर दिया जोर। मंत्री ने रक्षा उत्पादों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर किया 74%। रक्षा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने और आयात को कम करने के लिए मेक इन इंडिया के प्रोत्साहन पर जोर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण और समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया की गई घोषणा। नागर विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार का किया गया ऐलान। वित्त मंत्री ने 6 हवाई अड्डों की नीलामी और पीपीपी मॉडल के जरिए विश्व स्तरीय हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने सामाजिक अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8,100 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की भी घोषणा की। कोयला क्षेत्र में उपलब्धता और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने वाणिज्यिक खनन को दी मंजूरी। कोयला क्षेत्रों के आसपास निकासी बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ आवंटन की घोषणा। 50 कोयला ब्लॉक की तुरंत प्रभाव से होगी निजी माइनिंग। सरकार खनिज क्षेत्र में निर्बाध खोज, खनन, उत्पादन व्यवस्था की करेगी शुरुआत। 500 ब्लॉकों की होगी नीलामी। एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की होगी संयुक्त नीलामी। अधिकार और गैर अधिकार खनन के अंतर को किया गया खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने में सहयोग और मदद की पेशकश करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जताया आभार। कहा, संकट की इस घड़ी में सभी देशों को एक साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ बनाने और कोविड-19 से मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना है जरूरी। और भारत में कोरोना के कुल 53,035 सक्रिय मामले, 2,752 लोगों की मौत, 30,152 मरीज संक्रमण से मुक्त। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीपीई किट के सही उपयोग के लिए जारी किया अतिरिक्त दिशा निर्देश। और उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक पलटने से 24 प्रवासी मजदूरों की मौत, 38 घायल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में भी एक अन्य सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत। ये तो थी देश से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस पर निगाह डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवाइयां और टीका विकसित करने के प्रयासों के लिए भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों की तारीफ की। ट्रंप ने कहा, अमेरिका इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के साथ निकटता से मिलकर कर रहा है काम।
चीन में कोविड-19 के 21 नए मामले आए सामने। नए मामलों के साथ ही देश में संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 82,941। वुहान शहर में बड़े पैमाने पर लोगों की जांच हुई शुरू। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से हुआ शुरू। कोविड-19 के महामारी के कारण विदेशों में फंसे संकटग्रस्त भारतीयों को लाया जा रहा है स्वदेश वापस। 177 भारतीय आज दुबई से पहुंचेंगे कोच्चि। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आज सुबह आईएनएस जलाश्व माले से कोच्चि के लिए हुआ रवाना। आईएनएस जलाश्व में 588 भारतीय हैं सवार, जिसमें 6 गर्भवती महिलाएं और 21 बच्चे हैं शामिल। कल खराब मौसम के कारण यात्रा पड़ी थी टालनी। और दक्षिण कोरिया के घनी आबादी वाले सियोल में क्लबों से जुड़े संक्रमण के 162 मामलों की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जांच की संख्या बढ़ाने के बावजूद पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के रोजाना बढ़ने वाले मामलों की संख्या 30 से रही है कम। और कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित इटली ने एक अहम फैसले के तहत 3 जून से लोगों को विदेश यात्रा करने और देश में आने की दी अनुमति। लोग देश के अंदर कहीं भी कर सकेंगे यात्रा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की ये चौथी किस्त ढांचागत सुधार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के मकसद पर केंद्रित होगी। सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पैकेज की चौथी किस्त कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है। We are bringing in commercial mining in coal sector. Coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. Liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks, and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. साथ ही वित्त मंत्री ने खनिज क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को भी लाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ बॉक्साइट और कोयले की संयुक्त नीलामी भी की जाएगी। सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजिम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स इसकी जॉइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी और एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर ज़्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा। तो ये अभी आप वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 दिनों में 3 किस्तों के जरिए सरकार ने 10.73 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी है। आइए एक नजर डालते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, क्या कुछ खास बातें रही, उस पर एक निगाह डालते हैं। ये देखिए कुछ पॉइंटर्स आपके लिए है। ये देखिए कोयला, खनिज पदार्थ, रक्षा उत्पादन, विमानन, ऊर्जा वितरण, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये आज उन्होंने अहम बातें कही हैं। नीतिगत और संरचनात्मक सुधार पर खास जोर रहेगा। उद्योगों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ये कुछ अहम बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वित्त मंत्री की तरफ से। सभी औद्योगिक पार्कों का विकास होगा। साथ ही खनिज क्षेत्र में निवेश को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। मिनरल सेक्टर्स में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ खनिज पदार्थों के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न खनिजों के लिए एक इंडेक्स वो भी तैयार किया जाएगा, सूचकांक तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे।
साथ ही साथ कोयला क्षेत्र में प्रवेश को और भी उदार बनाया जाएगा ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इसमें आ सकें। कोयला क्षेत्र में विविध अवसर उपलब्ध होंगे इसके जरिए। साथ ही साथ कोयला क्षेत्र में जो आधारभूत ढांचा है उसके विकास पर भी सरकार का काफी जोर रहने वाला है। कोयला क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जी हां, 50,000 करोड़ का। साथ ही साथ इस पर जो सरकार का एकाधिकार है वो भी धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। रक्षा उत्पादन में, ये अब रक्षा सेक्टर पर आ जाते हैं। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनेगा भारत। रक्षा विनिर्माण में एफडीआई सीमा 49% से 74% किया गया है। समय निर्धारित रक्षा उत्पाद खरीद प्रक्रिया पर जोर होगा। आयुध निर्माण बोर्ड को निगमीकृत किया जाएगा। नागरिक उड्डयन के लिए दक्ष हवाई क्षेत्र प्रबंधन की जरूरत है और यहां पीपीपी के जरिए विश्व स्तर के हवाई अड्डे बनेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। 6 हवाई अड्डों का इसी मॉडल के तहत विकास किया जाएगा और जो केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली वितरण कंपनियां हैं, अब ये नेक्स्ट पॉइंटर है, इनका की प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं के इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दी गई है। रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए एक उदार नीति, एक रिलैक्स पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी, ओपन पॉलिसी लाई जाएगी रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए। तो ये कुछ अहम बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो कुछ बातें निकल कर सामने आई। और इस सब के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को जागरूक करने के मकसद से खासकर सार्वजनिक जगहों पर वो ना थूके, इसको लेकर एक खास दिशा निर्देश जारी किया है। क्या है वो दिशा निर्देश, आइए देखते हैं। तो ये दिशा निर्देश सरकार की तरफ से कि सार्वजनिक जगहों पर आप थूकने से बचें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बढ़ेंगे आगे। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े स्कूल कब खुलेंगे ये तो अभी तय नहीं है। ऐसे में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा ले रहे हैं। एनसीईआरटी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी एनसीईआरटी गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जिसका पालन स्कूल खुलने पर किया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कॉलेजों के छात्र इन दिनों घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल फोन या लैपटॉप स्क्रीन के सामने काफी देर तक बैठकर पढ़ाई करने का प्रतिकूल प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर दिशा निर्देश तैयार कर रहा है ताकि स्कूली छात्र इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। एनसीईआरटी के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई का मकसद सिलेबस को पूरा करना नहीं, बल्कि छात्रों में सोचने समझने और चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। वी कैन क्रिएट ए लर्निंग सिचुएशन। हम एक वीडियो दिखा सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं, एक रोल प्ले भी कर सकते हैं कि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं ना, आवर चिल्ड्रन शुड ऑब्जर्व एंड दे शुड थिंक एंड दे शुड एनालाइज एंड दे शुड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड दे शुड कम टू सम कंक्लूजन। इसमें क्या होना, इनका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप करेगा। हम वो चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चे इसको हम सिलेबस कवर कर देंगे और सिलेबस में जो टेक्स्ट बुक जो है इसको मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस कर दे, वो हम नहीं चाहते। इसके अलावा एनसीईआरटी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसका पालन लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों के खुलने पर किया जाएगा।
एनसीईआरटी के मुताबिक स्कूलों में ऑड इवन प्लान को लागू किया जा सकता है। साथ ही सामूहिक क्रियाकलापों की बजाय व्यक्तिगत क्रियाकलाप पर जोर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कितना स्टूडेंट को इनवाइट कर पाएंगे, उस सब रूम साइज बड़ा है 50% को इनवाइट कर सकते हैं, और इवन कर सकते हैं। एक दिन जो और रोल नंबर वाला को बुलाएंगे, नेक्स्ट डे इवन रोल नंबर, जो बाकी जो एक दिन बीच में गैप रहेगा उनको हम असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, और दो अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स दे कैन डू मेनी एक्टिविटीज इनसाइड द होम। इवन जब बच्चे लोग आएंगे स्कूल, हम एट ए टाइम, सपोज हमारा स्कूल 10 बजे रीओपन खोलता है, हम वी मे नॉट इनवाइट ऑल स्टूडेंट एट 10, उसको थोड़ा टाइमिंग में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो गैदरिंग नहीं होगा। कोरोना महामारी की वजह से जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक घरों से पढ़ाई जारी रखने के लिए एनसीईआरटी ने प्राइमरी, अपर प्राइमरी और माध्यमिक कक्षाओं के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, और जल्द ही 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में मुख्य जोर छात्रों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाने पर दिया गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे भारतीय रेल की। लॉकडाउन में भी भारतीय रेल लगातार काम कर रही है। मालगाड़ी से लेकर लगातार ढुलाई के साथ ही रेल कोच फैक्ट्री में भी निर्माण का कार्य चल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता राजेश राज की यह खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय रेल का समर्पण भाव कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया। सवारी गाड़ियां भले ही बंद रही हों, लेकिन मालगाड़ियों ने देश के सुदूर हिस्सों तक जरूरतमंदों को सामान पहुंचाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। और तो और लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए भारतीय रेल ने एक तरफ जहां अपनी पटरियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया, वहीं बंद पड़े रेल कोच फैक्ट्री में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय हमें सिर्फ ये चैलेंज है कि बिना मटेरियल रहते हुए किस तरह से कौन सी कोशिश को हम पूरा करके बाहर निकालें ताकि उसका आउटकम फिजिकली हो, और बाकी जो नहीं हो रहा है उसमें 30% मैन पावर का जो मैन आवर्स है ना, उनका इनपुट गाड़ियों में जाए, ताकि जैसे ही खुलता है और माल आता है तो हम एक साथ तेजी से फिर बड़े नंबर में कोशिश निकालें। तो हमारा इस साल का टारगेट पिछले साल के टारगेट से करीब 200 कोच ज्यादा है। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 7,400 कर्मचारी कार्यरत, जिसमें 33% कर्मचारी रोस्टर में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नई दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल किया है और एक नए टारगेट पर वो काम कर रहे हैं। इस कोच फैक्ट्री से पिछले साल 1,342 कोच का निर्माण हुआ था। इस बार लॉकडाउन के बावजूद भी 1,937 कोच निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए भारतीय रेल ट्रेनें चलाकर लगातार उन्हें राहत देने की जहां कोशिश कर रही है, वहीं रेल कोच फैक्ट्री में भी अब काम शुरू हो गया है। कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है और कर्मचारी दोगुनी ताकत के साथ अपने काम में जुट गए हैं और अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए लगातार मशक्कत भी कर रहे हैं। राजेश राज, डीडी न्यूज़। चलिए, ये तो हुई बात रेलवे की, लेकिन आइए आपको दिखाते एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया और फिर उसने बाल संरक्षण गृह में रहकर अपनी पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि कोरोना के संकट में लगातार मास्क बनाकर देश सेवा भी कर रही है। पेश हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की यह खास रिपोर्ट। किसी इंसान के अंदर काम करने की ललक और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दुनिया की कोई भी बाधा उसके राह में रोड़ा नहीं बन सकती। ये है सोनभद्र जिले की निशु। बचपन में मां का आंचल खो दिया, पिता दिव्यांग, आर्थिक तंगहार। दादा दादी ने निशु के 2 भाइयों को तो अपना लिया, पर निशु को नहीं। ऐसे में निशु को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया। निशु ने वहां रहकर पढ़ाई पूरी की। उनकी मेहनत देखकर सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वासन के तहत वहीं 4th श्रेणी में नौकरी मिल गई। निशु नौकरी के साथ साथ आज कोरोना के संकट में मास्क बनाकर देश सेवा के लिए तत्पर है। बचपन से सोचते थे हमको कुछ करना है। हमारे घर वो चीज़ सुविधा नहीं मिलती थी। मेरे गांव में सर हमारे घर खाने की रोटी नहीं मिलती, तो ये सब कैसे मिलेगी। 7th में पढ़ रहे थे।
और यहाँ पाकर सिलाई बिनाई कढ़ाई किए और इस समय 10th में का पेपर दिए हैं इस समय। निशु खाली समय में मास्क बनाती है। इनके बनाए मास्क प्रदेश भर के अलग अलग बाल संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों को वितरित कर दिए जाते हैं ताकि कोरोना से सुरक्षित रह सके। निशु की ये पहल देखकर मदद के लिए बाल संरक्षण गृह के और भी लोग सामने आए हैं। ये आज सेवा एक प्रकार से देश सेवा कर रही है। देश सेवा से तात्पर्य वहाँ उसने मास्क बनाना सीखा और बालिका गृह में 100-150 डेली मास्क बनाती है और मास्क बनाने के बाद उसका निःशुल्क वितरण होता है। उसका जो जज्बा था उस जज्बे ने ही उसको उस बालिका गृह से जोड़ दिया और ये निर्णय लिया गया कि उसको वहीं पर चतुश्रेणी में उसको वहाँ पर सेवा प्रदान कराने के लिए उसको नौकरी दे दी जाए। तो आज वो वहाँ पर नौकरी करती है। आत्मनिर्भर निशु ने बाल संरक्षण में ही रहकर पढ़ाई पूरी की, सिलाई कढ़ाई और मूर्ति कला भी सीखी और आज कोरोना के संकट में मास्क बनाकर देश सेवा भी कर रही है। चुनौती को इसने सहजता के साथ स्वीकार किया और देखते देखते 4 दिन के अंदर इसने 1000 मास्क बनाए। मास्क बना करके हम जितने भी नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे अन्य संस्थाओं में बच्चे रह रहे हैं, उनको हम निःशुल्क मास्क वितरित करा रहे हैं। 2 गज की दूरी के साथ मास्क निर्माण का जज्बा निशु को औरों से अलग करता है। बाल आयोग भी ऐसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर प्रयास करता रहता है। हम मास्क बना सकते हैं, हम पीपीई किट बना सकते हैं, हम सैनिटाइजर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे जो बालिका गृह या बाल संरक्षण गृह हैं उनमें भी इस प्रकार की गतिविधि चले। तो ये निश्चित तौर पर ये समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है कि तमाम समाज के अभी भी ऐसा वर्ग है जिसके पास मास्क नहीं है, कमजोर है, गरीब है, खरीदने की स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों तक मास्क जा सकता है। ये मशीन तब तक चलेगी जब तक हर बाल संरक्षण गृह में मास्क न पहुंच जाए, क्योंकि मशीन की आवाज आत्मनिर्भरता की आवाज है। सोनभद्र से सुनील तिवारी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये थी आत्मनिर्भर निशु की कहानी। बढ़ेंगे आगे। लॉकडाउन के दौरान हमारे फिल्मी सितारे भी घर पर रहकर कोरोना से लड़ने और कोरोना योद्धाओं को संदेश दे रहे हैं। मशहूर प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्या ने अपने ही अनोखे अंदाज में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी, रूबरू होंगे सभी, रूबरू होंगे सभी, बात दोबारा होगी। घर में रहिए दोबारा होगी, खौफ जाएगा सभी, लोग मुस्कुराएंगे, दिन ये पलटेंगे, हंसी रात दोबारा होगी। घर में तो इस विशेष कार्य में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अपने आसपास जरूर स्वच्छता को बनाए रखिए। नमस्कार।